सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत कम ऐसी मूवी होती है जिसमें सब कुछ एक साथ हो, जैसे कि थ्रिलर, ड्रामा, लव स्टोरी, रिवेंज, इमोशन और सबसे बड़ा सस्पेंस। ऐसा सस्पेंस जो आखिरी तक टिके। पर ये सब कुछ एक ही मूवी में मिलना बहुत मुश्किल है। पर एक मूवी ऐसी है जिसमें ये सब कुछ है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है सेवन। सेवन 2019 में रिलीज हुई थी, जिसको निज़ार शफी ने डायरेक्ट किया है। सेवन एक तमिल प्लस तेलुगु मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10 और इसको 60% गूगल यूजर ने लाइक भी किया है। तो बिना किसी देरी की चलते सीधा मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटा सा सीन दिखाते हुए, जहां दिवाली की रात को एक अनजान शख्स एक घर के 3 लोगों को बड़े बेरहमी से मार देता है। इन 3 लोगों में एक छोटी सी बच्ची भी थी और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई गई है जो बारिश में भीगते हुए पुलिस स्टेशन आई है। लेकिन इस पुलिस स्टेशन में आते ही एक इंस्पेक्टर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है। पर जवाब में वो लड़की उसको जोर जोर से डांटने लगती है। अब इन दोनों का आवाज़ सुन के अंदर से एक ACP आता है। इस ACP का नाम है विजय। विजय उस लड़की को अंदर बुलाता है और उसको उसकी प्रॉब्लम पूछता है। ये लड़की बताती है कि उसका पति मिसिंग है। इस लड़की का नाम है रम्या। रम्या विजय को अपने पति की फोटो दिखाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। तो मूवी जाती है फ्लैशबैक में और यहाँ होती है हमारे हीरो की एंट्री, जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और उसे आज बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और यहीं पे रम्या ने फर्स्ट टाइम कार्तिक को देखा था। तो ये सब होने के बाद ऑफिस के बाहर रम्या का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है कि तभी 2 लड़के उस पर भड़कने लगते हैं और ये सब कुछ कार्तिक देख लेता है और वो आके रम्या को बचाता है। अब रम्या उससे थैंक्स कहती है उसको बचाने के लिए। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि कार्तिक और रम्या एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है। कार्तिक और रम्या बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन वो दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ रम्या कार्तिक के साथ अपनी सेल्फी लेती है। अब एक दिन ऑफिस की तरफ से इनको गोवा जाने के लिए फ्री टिकट्स मिलते हैं। रम्या बेचारी स्टेशन पे कार्तिक का इंतजार करने लगती है, पर कार्तिक नहीं आता। वो कार्तिक को कॉल भी करती है, पर कार्तिक का कॉल नहीं लगता। और अब हमारी मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ विजय उसे कहता है कि रुको रुको रम्या, अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ। रम्या ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आपको कहानी कैसे पता। तो विजय कहता है कि तुम्हारी कहानी में तुम हो रम्या और मेरी कहानी में है जेनी। तो रम्या विजय से कहती है ये जेनी कौन है सर। तो विजय उसे बताता है कि तुम्हारी तरह जेनी भी स्टेशन पे कार्तिक का इंतजार कर रही थी। वो बार बार कार्तिक को कॉल कर रही थी, पर कार्तिक कॉल नहीं उठा रहा था। बेचारी जेनी उदास होकर अकेली गोवा चली गई, पर यहाँ गोवा आने के बाद भी उसका दिल नहीं लग रहा था। वो बार बार कार्तिक को कॉल करती रहती, पर कार्तिक का कॉल ही नहीं लगता था। जेनी बहुत उदास रहने लगी थी। ऐसी कुछ टाइम बीत गया और एक दिन कार्तिक का कॉल आया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इतने टाइम के बाद कॉल करेगा तो लड़की भड़केंगी ही। तो जेनी भी कार्तिक पे भड़क गई, पर कार्तिक उसे बताता है कि अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और वो 2-3 दिनों से हॉस्पिटल में है। और इन सब के चक्कर में वो अपना फ़ोन भी चार्ज करना भूल गया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जेनी भी कार्तिक को माफ़ कर देती है। अब कुछ टाइम के बाद जेनी वापस हैदराबाद आती है और कार्तिक से मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। तो आज कार्तिक का बर्थडे था और जेनी चाहती थी कि कार्तिक को पहला विश वही करे, इसीलिए जेनी कार्तिक को अपने घर ले जाती है। और यहाँ एक सॉन्ग बजता है जिसकी ज़रूरत तो नहीं थी, पर ठीक है। और इसी सॉन्ग के बीच कार्तिक जेनी को शादी के लिए मनाता है और जेनी भी हाँ बोल देती है। इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ टाइम तक सब कुछ सही चल रहा था। अब ये दोनों एक पार्टी में जाती है, जहाँ कार्तिक को पता चलता है कि USA की डील जो उसे मिलने वाली थी वो किसी और को मिल गई। और ये सुनने के बाद कार्तिक का पारा चढ़ जाता है। वो पार्टी में तमाशा करने लगता है, पर जेनी उसे संभाल लेती है और वहाँ से ले जाती है। कार्तिक जेनी से कहता है कि USA जाना मेरा ड्रीम था, अब वो प्रोजेक्ट ही मेरा नहीं रहा तो मैं वहाँ काम करके क्या करूँ। पर जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर कार्तिक उसका गलत मतलब निकालता है और उसके साथ झगड़ा कर देता है। उसके बाद जेनी रोते हुए सो जाती है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है
तो कार्तिक वहाँ नहीं था। मतलब कार्तिक घर छोड़ के चला गया था। जेनी के यहाँ एक बूढ़ी औरत काम करती है और जेनी उसे अपनी माँ की तरह समझती है। जेनी रोते रोते उस बूढ़ी औरत को कार्तिक के बारे में बताती है और जेनी भी पुलिस स्टेशन आती है कार्तिक के मिसिंग केस करवाने के लिए। रम्या जेनी से मिलना चाहती थी तो विजय उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर वो रम्या को जेनी के सामने नहीं ले जाता। वो खुद जेनी से बात करने जाता है। जेनी उस पर भड़क जाती है क्योंकि उसके पति को मिसिंग हुए 6 महीने हो चुके थे और विजय अब तक कुछ नहीं कर पाया और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी उन्हें बड़ी गौर से देख रहा था। ये था जर्नलिस्ट जिसका नाम है जयकांत। बहुत कुछ करने के बाद भी विजय के हाथ में कुछ नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है। पर विजय का कांस्टेबल उसे एक आइडिया देता है कि कार्तिक की फोटो हम हर जगह चिपका दिए तो विजय को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और कार्तिक की फोटो वो हर जगह लगा देते हैं। तो दूसरे दिन एक बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन आता है और वो विजय से कहता है कि इस लड़के को मैं जानता हूँ, पर इसका नाम कार्तिक नहीं कृष्णमूर्ति है। कृष्णमूर्ति और मैं बचपन के दोस्त हैं। पर ये सब कुछ विजय को मजाक लग रहा था, पर वो बूढ़ा आदमी बार बार यही कह रहा था कि कृष्णमूर्ति मर के जिंदा हुआ है। कि तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं और वो विजय को बताते कि एक पागल आदमी है जो पागल खाने से भाग के आए हैं और वो दोनों उस बूढ़े आदमी को वहाँ से लेके जाते हैं। तो उस रात जेनी फिर से पुलिस स्टेशन आती है अपने पति के बारे में पूछताछ करने, पर विजय उसे कहता है कि तुम्हारा पति फ्रॉड है और जेनी को रम्या और कार्तिक की फोटो दिखाती है। कि तभी विजय को एक मेल आता है जहाँ सेम ऐसा ही केस था और वहाँ भी कार्तिक की फोटो थी। ये सब कुछ देखने के बाद विजय पूरी तरह से शॉक हो गया था। ये केस था दिल्ली का, इसलिए फौरन ही विजय दिल्ली के लिए निकल जाता है। विजय वहाँ उस लड़की से मिलता है जिसको कार्तिक ने धोखा दिया, पर ये लड़की बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो साइन लैंग्वेज में उससे बात कर रही थी। तो ये लड़की भी सेम स्टोरी विजय को सुनाती है। अब विजय को उसके कांस्टेबल का फोन आता है जो बताता है कि जो बूढ़ा आदमी उनको मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, किसी ने उसका बड़ी बेरहमी से खून कर दिया और सच में किसी ने बड़ी बेरहमी से उस बूढ़े आदमी का खून कर दिया था। ये जो जर्नलिस्ट था जयकांत, ये हर जगह इनका पीछा कर रहा था। विजय को उस बूढ़े आदमी के पास एक पेटी मिलती है जिसमें कार्तिक की फोटो थी, पर ये फोटो अभी की नहीं थी, ये थी 1980 की। अब विजय को कॉल आता है एक अनजान शख्स का और ये अनजान शख्स उसे बताता है कि आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो अभी रेलवे स्टेशन पे है। तो विजय अपनी टीम लेके रेलवे स्टेशन जाता है, पर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद विजय को पता चलता है कि कार्तिक अभी अभी टैक्सी लेके यहाँ से निकला है। तो विजय उस टैक्सी के पीछे पड़ जाता है और इत्तेफाक से उसे वो टैक्सी मिल भी जाती है। विजय की टीम चारों तरफ से कार्तिक को घेर लेती है और इस टैक्सी में सच में कार्तिक था जो शायद भाग रहा था। वो लोग कार्तिक को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। कि तभी वहाँ जेनी और रम्या दोनों आते हैं, पर कार्तिक उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। विजय कार्तिक से बात करता है, पर कार्तिक का यही कहना था कि उन 2 लड़कियों को वो नहीं जानता। विजय कार्तिक को जेनी के घर ले जाता है, पर कार्तिक पहचानने से इनकार कर देता है। पर वहाँ पे एक वॉचमैन होता है जो कार्तिक को सलाम करता है, मतलब वो वॉचमैन कार्तिक को जानता था। कार्तिक के दोस्त भी यही कहते हैं रम्या और जेनी को वो जानता है। अब कार्तिक को कोर्ट ले जाया जाता है जहाँ कार्तिक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ टाइम मांगता है और जज उसे वो टाइम दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है जिसका पति मिसिंग था और ये विजय को अपनी और अपने पति की फोटो दिखाती है। अब शॉकिंग बात ये थी कि इस लड़की का भी पति कार्तिक ही था। ये विजय को पासपोर्ट, आधार कार्ड ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जिनमें कार्तिक था। इस लड़की का नाम है प्रिया। प्रिया को कार्तिक के सामने ले जाया जाता है। कार्तिक इस लड़की को देख के बहुत खुश था, पर प्रिया जो गुस्से में थी वो एक कांस्टेबल से उसकी गन छीन लेती है और कार्तिक पे गोली चला देती है और गोली सीधा कार्तिक के कंधे को लगती है। प्रिया का कहना था कि अगर कार्तिक जिंदा रहा तो वो और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए प्रिया ने कार्तिक को गोली मारी। कार्तिक हॉस्पिटल में था जहाँ से वो भाग जाता है और कार्तिक के पीछे पुलिस लग जाती है। कि तभी वहाँ अचानक जयकांत आता है जो कार्तिक को पकड़ लेता है, पर कार्तिक जयकांत से कहता है कि इस केस को लेके मेरे पास एक बड़ा सबूत है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो वो मैं तुम्हें दूंगा। तो जयकांत कार्तिक को अपने साथ ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया का लॉयर वहाँ आता है और प्रिया को बेल दिलवाता है। वो कहता है कि कार्तिक सर आपका वेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो प्रिया लॉयर के साथ जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ दूसरी तरफ कार्तिक और जयकांत रम्या पे नजर रखे थे। तभी रम्या अपने घर से बाहर आती है और अपनी कार में बैठ के कहीं चली जाती है।
वो दोनों उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ तीनों लड़कियां एक साथ थी। जयकांत अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ रिवील होता है कि इन तीनों लड़कियों का कार्तिक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इन तीनों ने जानबूझ के कार्तिक को फंसाया और तभी कार्तिक अंदर आता है और इनके बीच काफी हाथापाई होती है और फाइनली कार्तिक के हाथ में गन आती है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया का लॉयर उसे एक जगह लाता है और वहाँ वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ वो बूढ़ी औरत आती है जो जेनी के घर में काम करती थी। एक्चुअली ये औरत प्रिया के घर में भी काम करती थी, तो प्रिया इस बूढ़ी औरत को जानती थी। इस बूढ़ी औरत के हाथ में एक शरबत का गिलास था और वो प्रिया को कहती है कि पहले तुम ये शरबत पी लो, मैं बाद में तुम्हें सारी कहानी बताती हूँ। वहाँ दूसरी तरफ कार्तिक एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है और कार्तिक उस डायरी को पढ़ने लगता है। यहाँ ये बूढ़ी औरत प्रिया को बताती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कार्तिक का कोई हाथ नहीं है, वो बेगुनाह है। और वो बूढ़ी औरत प्रिया को एक कहानी सुनाने लगती है। जो ये बूढ़ी औरत कहानी सुना रही थी, सेम वही कहानी कार्तिक जो डायरी पढ़ रहा था उसमें भी थी। तो यहाँ हमारी मूवी जाती है फ्लैशबैक में। वो साल था 1980 का और यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सरस्वती एक जमींदार की बेटी थी, मतलब काफी अमीर घराने से थी। तो इस गांव में नाटक होया करते थे और यहाँ एक बंदा काम करता था। ये था कार्तिक। एक्चुअली ये कार्तिक नहीं था, कृष्णमूर्ति था। कृष्णमूर्ति हूबहू कार्तिक की तरह दिखता था। कृष्णमूर्ति जब भी नाटक करता था सरस्वती उसे देखने आती थी। एक्चुअली सरस्वती कृष्णमूर्ति से चुप चुप के प्यार करती थी, पर उसको कहने से डरती थी। सरस्वती को डायरी लिखने का बहुत शौक था, मतलब वो दिन भर में जो कुछ भी करती थी वो अपने डायरी में लिखती थी। तो एक दिन सरस्वती खुद से खुद को लेटर लिखती है और गांव भर में ये फैला देती है कि कृष्णमूर्ति और सरस्वती का अफेयर चल रहा है। एक दिन सरस्वती नाटक देखने जाती है जब चेंजिंग रूम में भानु और कृष्णमूर्ति एक दूसरे के करीब होते हैं और ये सब कुछ सरस्वती देख लेती है। तभी वह कृष्णमूर्ति का फ्रेंड आता है और सरस्वती उसके सामने शर्माते हुए चली जाती है। तो कृष्णमूर्ति के दोस्त को लगता है कि सरस्वती और कृष्णमूर्ति का अफेयर है। एक दिन सरस्वती के पिता उसकी डायरी पढ़ लेते हैं और उसे अनाप शनाप कहने लगते हैं, पर सरस्वती कहती है कि मैं कृष्णमूर्ति से प्यार करती हूँ, आप मेरी शादी उससे करवा दें। पर सरस्वती का पिता इस बात के लिए नहीं मानता, इसलिए सरस्वती गुस्से में आके अपने पिता को छत से नीचे फेंक देती है। कृष्णमूर्ति के पिता को कृष्णमूर्ति और सरस्वती के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो कृष्णमूर्ति से बात करते कि वो लड़की अकेली पड़ गई है और उसे किसी की जरूरत है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। और कृष्णमूर्ति हाँ कह देता है। कृष्णमूर्ति दूल्हा बन के बैठा हुआ था और सामने से सरस्वती दुल्हन के रूप में आ रही थी। कृष्णमूर्ति जैसे सरस्वती को कृष्णमूर्ति कहता है कि लड़की कौन है पिताजी, मैं इसको नहीं जानता। तो कृष्णमूर्ति के पिता शॉक होकर कहते हैं कि सारे गांव को तुम्हारे और सरस्वती के बारे में पता है। पर कृष्णमूर्ति सच में सरस्वती को नहीं जानता था। ये सारा किया गरा सरस्वती का था और इन सब में वो भगवान की झूठी कसम खा के कृष्णमूर्ति से शादी कर लेती है। शादी की रात सरस्वती कृष्णमूर्ति से माफी मांगने लगती है और उसके सामने रोने लगती है, लेकिन वो उससे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कि तभी कृष्णमूर्ति कमरे के अंदर आता है और वो देखता है कि सरस्वती अकेले में बात कर रही है। ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग था। एक्चुअली उस कमरे में कोई नहीं था। सरस्वती फिर से कृष्णमूर्ति को हैलुसिनेट कर रही थी। अब कृष्णमूर्ति उससे कहता है कि ये लड़की तुम पागल हो और दूसरों को भी पागल कर रही हो। अभी मैं ये सच्चाई जाके गांव वालों को बताता हूँ। और वो कमरे से बाहर चला जाता है। नौटंकी सरस्वती खुद को घायल कर लेती है और गांव वालों के सामने जाके कहती है कि इस कृष्णमूर्ति ने मुझे मारा, और कृष्णमूर्ति को अपनी बात बताने का मौका ही नहीं मिलता। गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं। भागते भागते कृष्णमूर्ति एक पहाड़ी पे आता है और उसके सामने सरस्वती थी। सरस्वती कहती कि तुम्हारे पास 2 चांस है, अगर तुम पीछे गए तो तुम मारे जाओगे और आगे आए तो गांव वाले तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो। पर कृष्णमूर्ति इस बात को नहीं मानता और पानी में कूद जाता है। अब सबको यही लगता है कि कृष्णमूर्ति मर चुका है, पर यह सरस्वती बहुत खुश थी क्योंकि वो कृष्णमूर्ति को हैलुसिनेट कर रही थी, उसको इमेजिन कर रही थी। तो एक दिन कृष्णमूर्ति का दोस्त सरस्वती के घर जाता है, जहाँ सरस्वती फिर से कृष्णमूर्ति को हैलुसिनेट कर रही थी और उससे बातें कर रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद उसके फ्रेंड को ये लगता है कि सरस्वती पागल हो चुकी है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कृष्णमूर्ति मर चुका है, और ये बात सुनने के बाद
सरस्वती गुस्से से पागल हो जाती है और कृष्णमूर्ति के दोस्त को मारने लगती है। गांव वाले सरस्वती को पागल समझ के मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। कुछ साल सरस्वती उस मेंटल हॉस्पिटल में निकालती है। अब ठीक होने के बाद उसको वहां से निकाला जाता है, पर सरस्वती गांव वापस नहीं जाती। वो पास ही में एक मंदिर में काम करने लगती है और अचानक एक दिन सरस्वती को कृष्णमूर्ति दिखता है, एक छोटी सी बच्ची के साथ, और उसके साथ थी भानु। मतलब कृष्णमूर्ति कभी मरा ही नहीं था, वो बच गया था और भानु के साथ खुशी खुशी रह रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद सरस्वती का पारा चढ़ जाता है और कृष्णमूर्ति के घर जाके उसकी बेटी, उसकी बीवी और उसे मार देती है। ये वही सीन है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, दिवाली की रात वाला। ये सरस्वती और कोई नहीं, वो बूढ़ी औरत थी जो प्रिया के घर में काम करती थी। एक दिन बूढ़ी सरस्वती ऐसे ही एक टेम्पल में बैठी हुई थी जहाँ उसने कार्तिक और प्रिया को शादी करते हुए देखा था, और सरस्वती ये समझ बैठी कि कृष्णमूर्ति अभी भी जिंदा है। इसलिए उसने कार्तिक का पीछा करना शुरू किया और उसके घर में काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे कार्तिक और प्रिया के बारे में सब कुछ जानने लगी। कार्तिक और प्रिया के घर सरस्वती काम कर रही थी, तब उसे एक फोटो मिलती है। ये कृष्णमूर्ति का परिवार था, पर सरस्वती ने 3 लोगों को मारा था, और सरस्वती को ये नहीं पता था कि कृष्णमूर्ति को एक बेटा भी है। सरस्वती ने तो सिर्फ लड़की को मारा था। यहाँ दूसरी तरफ विजय कार्तिक के पास आता है और तीनों लड़कियों को गिरफ्तार करता है और उनसे हकीकत पूछता है। तो वो तीनों बताती है कि जेनी के बर्थडे के दिन हम बाहर घूमने गए थे कि तभी कुछ लड़कों ने उन पे हमला कर दिया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर तभी वहाँ सरस्वती आई अपने कुत्ते को लेके और उसने उन तीनों लड़कियों को बचाया। इसलिए वो तीनों लड़कियां सरस्वती की मदद कर रही है। पहले तो सरस्वती नहीं बता रही थी कि उसका प्रॉब्लम क्या है। फिर सरस्वती ने एक झूठी कहानी बनाई कि उसकी एक बेटी है और उसको कार्तिक ने धोखा दिया और उसकी बेटी मर गई। अब उसको कार्तिक से बदला लेना है। तीनों लड़कों ने ऐसा सेटअप तैयार किया कि सबको ऐसा लग रहा था कि कार्तिक और उनके बीच में कोई रिश्ता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। सरस्वती कार्तिक को कॉल करके वहाँ बुलाती है और प्रिया को छुपा के खुद अपना मेकअप करने बैठती है। अब कार्तिक वहाँ पहुँच जाता है और सरस्वती उसके सामने शर्माती हुई आती है। ये दोनों बात करने लगते हैं कि तभी विजय और उसकी टीम वहाँ आती है और थोड़ी बहसबाजी में एक गोली सरस्वती को लग जाती है। तभी सरस्वती दूसरे कांस्टेबल से गन छीन के खुद को ही शूट कर लेती है। और यहाँ सरस्वती अपने कृष्णमूर्ति को याद करते करते भगवान को प्यारी हो जाती है, पर वो मरते मरते प्रिया का पता नहीं बता के गई थी। इसलिए सब प्रिया को ढूंढने लगते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली उनको प्रिया मिल जाती है, जो एक कांच के बॉक्स में बंद थी और उसके हाथ बांधे गए थे और वह बेहोश थी पानी के अंदर। कार्तिक उसको वहाँ से निकालता है और अपने साथ ले जाता है और यहाँ पे इस स्टोरी का अंत हो जाता है। एक्चुअली जो पुलिस स्टेशन में बूढ़ा आदमी आया था वो सच में कृष्णमूर्ति का दोस्त था और सरस्वती ने उसे इतना मारा था कि वो पागल हो गया। और जब वो बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन आया तब सरस्वती ने उसे देख लिया, इसीलिए सरस्वती ने उसे मार दिया। और वो जर्नलिस्ट जयकांत वो विजय का ही आदमी था और कृष्णमूर्ति ने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि वो भानु को समझ रहा था। भानु भी अनाथ हो गई थी। एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता और सबकी मौत हो गई थी। और जब कृष्णमूर्ति के पिताजी बात कर रहे थे उसे लगा कि वो भानु के बारे में बात कर रहे हैं, और भानु का एक्सीडेंट भी सरस्वती ने ही करवाया था। बहुत ही बढ़िया मूवी है, पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये बस तमिल और तेलुगु में बनी है। पर इस मूवी को समझने के लिए इंग्लिश सबटाइटल दिए हैं और ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।